नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुल्ला स्टेडियम ग्रास फील्ड की बदहाली, 40 लाख की लागत से हुआ था कायाकल्प। अनदेखी से मैदान में पड़े जगह जगह गड्ढे। शासकीय अधिकारियों ने नहीं ली मैदान की सुध। आखिर कैसे निखरेगी जिले की खेल प्रतिभाएं? बालाघाट से जुड़ेगा भंडारा का नेशनल हाईवे। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने जताई खुशी। जिले के लिए यातायात का मार्ग होगा सुगम। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने की जानकारी साझा। वारासिवनी रेलवे क्रॉसिंग में बनने वाला ओवरब्रिज भी अब बनाएगी केंद्र सरकार। हनुमान चौक पर नगरपालिका की कार्यवाही, जेसीबी चलाकर ढाया गया अतिक्रमण। सीएम हेल्पलाइन में की गई थी शिकायत। कार्यवाही को देखने लोगों की रही भीड़। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। मुल्ला स्टेडियम में 40 लाख से बने ग्रास फील्ड के हाल बेहाल हो गए हैं। कांग्रेस शासनकाल में इसका भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हुआ था और अब कार्य पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन यह मैदान अब भी बदहाली का शिकार है, जिसकी ओर शासन का ध्यान नहीं है। 40 लाख से बने मुल्ला स्टेडियम के इस ग्रास फील्ड के निर्माण का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ ही जिले की खेल प्रतिभाओं को निखारना था। ग्रास फील्ड को लेकर मांग काफी पुरानी थी, जिसे कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृति मिली और तत्कालीन प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं उस समय कृषि मंत्री रहे सचिन यादव के हस्ते इसका भूमि पूजन 20 फरवरी वर्ष 2020 में किया गया था। राशि आवंटन के बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ी और इसका काम भी पूरा हुआ, लेकिन अव्यवस्थाओं और निगरानी के अभाव में यह ग्रास फील्ड अब भी अधूरी ही है। मैदान में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और इसकी सुध लेना शासन ने जरूरी नहीं समझा है। कहा जा सकता है कि खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए सुविधाजनक स्टेडियम और ग्रास फील्ड की आवश्यकता महसूस की जाती है, लेकिन जब जवाबदार ही अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करें तो इस तरह अच्छे खासे मैदान के बेहाल होना तय है। जो कुछ मुल्ला स्टेडियम की तस्वीर में दिखाई दे रहा है, यह शासन की मंशा के विपरीत होने का प्रमाण है। अब देखना होगा कि कब तक शासकीय जिम्मेदार इस मैदान की सुध लेते हैं या फिर इसी तरह बदहाली के आलम पर छोड़ दिया जाता है। चमचमाती और सुविधाजनक सड़क की दिशा में बालाघाट जिले के लिए खुशखबरी है। भंडारा से होकर नागपुर जाने वाला नेशनल हाईवे अब तुमसर होते हुए बालाघाट से जुड़ेगा, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति जताई है और आगामी समय में यह मार्ग जिलेवासियों के लिए सुविधाजनक होगा। इस संबंध में बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने भी अपने सोशल मीडिया पर केंद्रीय परिवहन मंत्री को बधाई देते हुए जानकारी साझा की है। दूरभाष पर हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि आगामी समय में बालाघाट जिले के लिए सुविधाजनक नेशनल हाईवे की दरकार है और इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि भंडारा से जाने वाले नेशनल हाईवे को बालाघाट से जोड़ा जाए। इस दिशा में अब केंद्र सरकार का सकारात्मक कदम सामने आया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जिले के बीच भंडारा, मोहाड़ी, तुमसर, बपेरा और बालाघाट के बीच सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ट्विटर अकाउंट से की गई। इस राष्ट्रीय राजमार्ग से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। देखा जाए तो बीते समय से बालाघाट को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की कवायद की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। जानकारी में सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि अभी यह नेशनल हाईवे 2 लेन का रहेगा, जिसमें बालाघाट की सीमावर्ती मोवाड़ नदी पर बनने वाला पुल केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाएगा, जब जिले के लिए अन्य पुल भी स्वीकृत हुए हैं और यह रेलवे तथा राज्य सरकार के 50-50 फॉर्मूले के तहत बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने जब नेशनल हाईवे की घोषणा की है तो यह पुल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ही उठाएगी और जल्द ही नेशनल हाईवे निर्माण की दिशा में कार्य देखने को मिलेगा। बरसात के बाद हनुमान चौक में होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान नहीं हो सका है, जबकि जल निकासी के लिए बनने वाला नाला निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच नगरपालिका ने गुरुवार को नाले पर जमे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान यहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। नगर पालिका की जल भराव को लेकर ये कार्यवाही भले ही चर्चाओं में रही हो, लेकिन ये भी सच है कि नगर पालिका ने अपनी मर्जी से जल भराव से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किए।
जब भी हनुमान चौक पर हालात बिगड़ते हैं तो महज दिखावे का निरीक्षण और जल निकासी प्लान ये सब चलता रहता है। गुरुवार को हुई अतिक्रमण ढहाने की कार्यवाही को जल निकासी के प्रबंधन से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे शिकायतकर्ता की शिकायत का असर है। प्रेमनगर निवासी आशुतोष डहरवाल ने इसी अतिक्रमण को लेकर 4 जून को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि उसके दुकान के सामने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उसे दुकान संचालन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वर्षा काल का जल भराव भी कहीं न कहीं इसकी वजह बनता जा रहा है। इस शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए नगर पालिका का अमला 22 जुलाई को हनुमान चौक पहुंचा, जहां जेसीबी चलाकर इस अतिक्रमण को ढहा दिया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा थी। चर्चाएं चलती रहीं कि नगर पालिका को जल्द ही जल भराव रोकने का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, जिसके लिए पुख्ता कार्य योजना होना जरूरी है। बता दें कि यहाँ के व्यापारी वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं और हल्की सी बरसात भी उनके दुकानों तक जल भराव का पानी जमा कर देती है, जिसको लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन जांच और प्लान ऐसे जुमलों से अब तक खाना पूर्ति ही की गई है। कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। गुरुवार को हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर शिकायतकर्ता आशु डहरवाल ने बताया कि उसने अतिक्रमण को लेकर परेशान होकर शिकायत की थी, जिस पर नगरपालिका ने कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमण की वजह से उसे दुकान संचालन में परेशानी हो रही थी। तब मुझे एक नाला था जो क्षतिपूर्ण हो गया था और उसमें एक अतिक्रमण करके दुकान थी जो काफ़ी दिनों से बंद थी, तो उसके अतिक्रमण ध्वस्त होने के कारण भी नाला भी रुका हुआ था, कचरा भी जम हो रहा था, जिसके कारण आए दिन हनुमान चौक में पानी भर जाता था और हमारी दुकान के भी सामने वो अतिक्रमण था। इसकी वजह से हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद नगर पालिका ने अपना जो भी कार्रवाई होती है नियम कानून के तहत उन्होंने किया, नोटिस दिया दुकानदार को, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया और पूरी कानूनी तहत के तहत वो कार्रवाई की गई, जिससे आज वो अतिक्रमण भी हट गया और नाले की भी सफाई हुई। जिले में शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जाएगा। शुरुआती दौर में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल व ब्लॉक स्तर पर ही यह टीकाकरण होगा। यह टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है और गर्भावस्था के किसी भी माह इसे लगाया जा सकता है। टीका लगवाने वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी बरती जाएगी, जिसके लिए एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलप ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने संबंधित निर्देश और सावधानियों की जानकारियों के लिए भोपाल से ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी। सभी आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम के साथ ही स्टाफ नर्सों को भी ट्रेनिंग दी गई है। जिले में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है, जिसमें बुजुर्गों के साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अब गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन शुक्रवार और मंगलवार को 2 दिन ये टीकाकरण किया जाएगा और जितनी संख्या में गर्भवती महिलाएं पहुंचेंगी सभी का टीकाकरण हो सकेगा। राज्य शासन से मिले निर्देश के बाद गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन की डोज ही लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से टीका लगाने वाली गर्भवती महिलाओं को 20 दिनों तक संपर्क में रहकर निगरानी रखी जाएगी। हमारा जो एएनसी क्लिनिक चलता है फ्राइडे एंड ट्यूसडे, तो इस दिन हम तो समस्त गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाना है, इसलिए हमने भी अपने लेवल पे अपने ज़िले में तैयारियां चालू की हुई है। आशाओं की और समस्त एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और लाइन लिस्टिंग भी हमारी तैयार है और हमारा प्रयास ये रहता कि कल हम जितना एएनसी तो हम मोटिवेट करते अपने सेंटर पे ला पाए, तो कल से उसके लिए एक चीज़ ये भी दी गई है कि जो जिस गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है उसका 20 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया जाना है। उसके लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? उसके लिए भी हमने एक ऑपरेटर एक हमने लगाया हुआ है। फिर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर है, यहाँ पे एक हम उसकी एक लिस्ट है, उसकी एक लिस्ट हम देती थे जितनी भी महिलाएं हैं उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ, तो यहाँ से भी फ़ोन जाया था और जिस क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं रहती तो आशाओं तो भी उनकी एक लिस्ट प्रदान की जाती, तो आशाओं तो भी उनके यहाँ जाते विजिट करना है, 20 दिन उनकी मॉनिटरिंग करना है। जिले में 22 जुलाई तक 5,61,462 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें से 4,72,076 लोगों को पहली और 89,386 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। गुरुवार को चले टीकाकरण अभियान के तहत 94 टीकाकरण केंद्रों पर 24,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया गया। वारासिवनी बस स्टैंड में पसरे अतिक्रमण को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गुरुवार को नगर पालिका अमले में हटाने की कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने अमले के साथ मौजूद रहकर अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और नगर पालिका अमले के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई।
बस स्टैंड परिसर में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण की चर्चाएं तेज होकर परेशानी होने की बात सामने आई थी, जिस वजह से स्टैंड परिसर के अंदर बसों का प्रवेश मुश्किल हो गया था, जिसके लिए बार बार बस संचालकों द्वारा स्टैंड के अतिक्रमण को हटाने का नगरपालिका से आग्रह करने के साथ ही लिखित में शिकायत भी की गई थी। साथ ही मीडिया ने भी मामले पर नगरपालिका का ध्यान आकर्षण कराया था, जिसके बाद 20 जुलाई को नगरपालिका अमले में पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद गुरुवार को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण को लेकर अनदेखी की जाती रही, जिसके बाद बस संचालकों ने नगरपालिका को दिया जा रहा प्रवेश शुल्क देना करीब 1 सप्ताह पूर्व से बंद कर दिया था, जिससे नगरपालिका को हर दिन आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी कड़ी में गुरुवार 22 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे नगरपालिका का पूरा अमला पुलिस बल का सहयोग लेकर बस स्टैंड पहुंचा और ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस कार्यवाही के दौरान बीच सड़क पर फलों का ठेला लगाए बैठी एक महिला नगरपालिका अमले सहित नगरपालिका सीएमओ राधेश्याम चौधरी से भिड़ गई और अपनी दुकान सड़क से नहीं हटाने को लेकर विवाद सामने आया। देखा जाए तो नगर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण का जाल है और इस कार्यवाही के बाद मुहिम की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यहाँ जो गुमटियाँ थी और कुछ ठेले थे आए दिन रोड पे बगैर अनुमति के लगाए जा रहे थे, उसको आज एसडीएम साहब के निर्देशन में हटाया गया है और ये जारी रहेगी प्रक्रिया। किसी प्रकार कोई ठेला लगाया जाता है तो उनके खिलाफ में जब्ती कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर कर दी जाएगी। सर कितनी की दुकानें लग रही थी यहाँ पर अभी अब तो देखा है कि वर्तमान में अभी 8-10 दुकानें थी, उसको अभी हटाया है और उनको चेतावनी दे दी गई है कि अगर दोबारा ये लगाएंगे तो उनकी जब्ती बनाएंगे और पुलिस थाने में इनके खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 22 जुलाई से प्रारंभ की गई इस कलमबंद हड़ताल का असर लांजी में भी देखने को मिला, जहां जनपद पंचायत कार्यालय के सामने हड़तालरत कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस हड़ताल पर लांजी जनपद के 17 संगठन शामिल हैं, जो कि संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में संघर्ष कर रही हैं अपनी मांगों के लिए, जिसके अंतर्गत संयुक्त मोर्चा की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पंचायत समन्वयक अधिकारी लेखराम रामटेकर एवं सीईओ रजनीत सिंह ताराम संरक्षक मनोनीत किए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी में अन्य कर्मचारियों का भी समावेश है, जिसमें जनपद पंचायत लांजी के समस्त मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में सहभागी हुए हैं। अध्यक्ष लांजी लेखराम रामटेकर ने कहा कि सरकार के समक्ष हमारी जायज मांगों को रख सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि इन्हें जल्द पूर्ण किया जाए। शासन द्वारा हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तब तक कलमबंद, कार्यालय बंद, हड़ताल जारी रहेगी। प्रदेश स्तर पर ये निर्णय हुआ और 17 संगठनों द्वारा अलग अलग मांगें रखी गई है और उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया। 17 अलग अलग संगठन के घटक के संगठन के लोगों द्वारा उन्हें किया है और आज प्रदेश स्तर में जो निर्णय हुआ है कि आज ब्लॉक स्तर पर अनिश्चितकालीन किया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।